वातज, पित्तज, कफज, तीन प्रकार की ये प्रकृतियां होती हैं। पूरे विश्व में 10 प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती हैं। वात प्रकृति के लोग जनरली लीन एंड थिन होते हैं, पतले होंगे, जैसे गोट लाइक पर्सनालिटी या भेड़ की तरह। वो वाचाल होते हैं वात प्रकृति के लोग, बहुत जल्दी कोई भी चीज करना चाहेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड में से एग्जाम्पल दूंगा, माइकल जैक्सन। They are very creative. They can be good writers, good sculpturists, good imaginatives. Pitta type personalities are moderately built. They are fiery in walks, thoughts and actions. जैसे lion like personality, जैसे सिंह होता है, शेर दहाड़ता है, उसमें पर ईगोइस्टिक होता है वो। They are perfectionist in approach, लेकिन बहुत अच्छे क्रिएटिव नहीं हो सकते वो। उनका बिहेवियर भी, क्रोध जल्दी आ जाता है। They can be bureaucrats, diplomats, leaders in the society. कफ प्रकृति are like elephant like personalities. They have big body, broad muscles, broad shoulders, big bones, heavy, loud, lustrous voice, thick, lustrous growth of hairs. वात प्रकृति के लोग इजीली नर्वस हो जाएंगे, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, इंसोम्निया। पित्त प्रकृति के लोगों को हाइपरटेंशन होगी, कैंसर डिफरेंट तरह के पित्त प्रकृति के लोगों में ज्यादा होते हैं। तो पित्त को बढ़ाने वाली चीजें अगर वो अवॉइड करेंगे, इन जनरल ऑल्सो, उनको किडनी में रिटेंशन है, वाटर रिटेंशन है, स्वेलिंग ऑन द लेग्स हो जाती है ना किडनी के पेशेंट्स को, ये सब कफ दुष्टि के लक्षण है। कौन सी प्रकृति में बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं? वाता को सबसे ज्यादा तिल के तेल की रेगुलर मसाज अगर आप अपने जीवन में रेगुलर अपना लेते हैं, उसको आप औषधि समझिए। दैट इज लाइक ए मेडिसिन फॉर यू। ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें हम अपने खाने में शामिल करना है, कौन सी चीजों को हटा देना है? आयुर्वेद कहता है फूड एंड मेडिसिन आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स। आज वेस्टर्न मेडिसिन ने ये सबसे बड़ी गलती कर दी जब ये कहा नहीं नहीं ये मेडिसिन है और ये फूड है। नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के एक और पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में, यानी हमारे शरीर की, आपके शरीर की प्रकृति कैसी है, और अगर वहाँ पर कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, दोष हो जाता है, तो कैसे आप बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ हम समाधान की बात भी करेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी आयुर्वेद में बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने अब तक हज़ारों नहीं लाखों लोगों को ठीक किया है। तो आज वो हमें बताएंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे, ध्यान दीजिएगा, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, वैद्य के पास नहीं जाना, घर बैठे बैठे हम अपनी प्रकृति को जांचेंगे और अपने खान पान और दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके बीमारियों से बच सकते हैं। बल्कि बीमारी हो जाए तो उनका भी समाधान हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शक रेगुलरली आयुर्वेद का बहुत गहन इंटरेस्ट रखते हैं और रेगुलर क्वेश्चंस पूछते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके भी ज्ञान का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में जो हमारी प्रकृति होती है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जो लोग नहीं जानते उनको आप ये बताइए कि प्रकृति क्या होती है। देखिए, प्रकृति संस्कृत का एक शब्द है, हज़ारों साल पुराना। अंग्रेज़ी भाषा में कहें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, या बॉडी टाइप अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं। तो जो हमारे शरीर की संरचना है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 से 3 बेसिक बायोलॉजिकल फोर्सेस हमारी बॉडी में सम्मिलित होती हैं, बनती हैं, जिनको हमने दोष कहा है, और जिनका नाम है वात, पित्त और कफ। और हम कहते हैं वात, पित्त और कफ ये 3 बायोलॉजिकल फोर्सेस हैं। जी, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में हमने डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम से ऐसे नर्वस सिस्टम ऐसे नाम दिए। आयुर्वेद में इन 3 दोषों पर भी सारा सिस्टम समाहित है। तो वातज, पित्तज, कफज, 3 प्रकार की ये प्रकृतियां होती हैं। इसके अलावा इनके बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कुछ लोग प्योर वातज होंगे, कुछ लोग प्योर पित्तज, कुछ प्योर कफज, कुछ बायदोषिक होते हैं लोग, पित्त वातज, पित्त कफज, त्रिदोषज। तो इस ढंग से, और सिंगल प्रकृति के लोग भी होते हैं। तो ऑल टुगेदर अगर हम टोटल प्रकृति एनालिसिस करें तो पूरे विश्व में 10 प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती हैं। अच्छा। 10 टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप्स आर देयर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट
आयुर्वेद कहता है कि जब हमारी प्रकृति जो कि तीनों दोषों से मिलकर के बनी है, कुछ लोगों में कभी कभी किसी न किसी दोष का बैलेंस या इम्बैलेंस होता है। हम जैसे कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वट एवर इज देयर इन द मैक्रोकॉस्मॉस इज प्रेजेंट इन द माइक्रोकॉस्मॉस ऑल्सो। ओके। तो हम पिंड रूप हैं और ब्रह्मांड का भी पार्ट हैं जी। तो शरीर पंच तत्वों से बना है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, वेदों पुराणों में भी आज से नहीं हज़ारों साल पहले लिखा है। और वही फिलॉसफी आज भी इंगित होती है हमारे शरीर के अंदर। ये इस विषय की महानता है कि आज से हज़ारों साल पहले चिकित्सा का इतिहास भारत की लिपि से होता है, संस्कृत भाषा में, और वहीं पर प्रकृति एनालिसिस का सबसे बड़ा उदाहरण उसमें मिलता है। तो जैसा मैंने कहा कि पूरे विश्व में 10 प्रकार की प्रकृतियों के लोग पाए जाते हैं। जैसे वात प्रकृति विच इज़ रिप्रेजेंटिंग एयर एनर्जी, अंग्रेज़ी में अगर हम कहें तो आम भाषा में हम इसको वायु कहते हैं, या उसकी वजह से जो गड़बड़ियाँ हों तो हम कहते हैं वायु बढ़ गई, बादी हो गई। तो बादी शब्द, वायु शब्द मेरे घुटनों में बाय हो गई है, वो बाय बादी शब्द भी आयुर्वेद के वायु शब्द से आते हैं, विच इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, एयर एंड ईथर। जो वायु तत्व है या वात है, जो 2 एलिमेंट से मिलकर के बनता है, आकाश तत्व और एयर यानी वायु तत्व। तो इसको कहते हैं वात। Second vital force in the body is called pitta, which is expression of all kind of biochemical secretions, hormonal secretions, digestive enzymes, चाहे वो salivary amylase हमारे जीभ पर जो सिक्रीट होती है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में रिलीज होता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड और हार्मोनल सिक्रीशंस, ये सभी पित्त प्रकृति की ओर इंगित करते हैं। तो पित्त एनर्जी जो है, इट इज़ ए फोर्स ऑफ एसिमिलेशन, फोर्स ऑफ केमिकल बैलेंस और इम्बैलेंस, एंड तो इसलिए सारे शरीर में उस तरह के बायोलॉजिकल सिक्रीशंस, बायोकेमिकल सिक्रीशंस, ये सब पित्त एनर्जी की ओर इंडिकेट करते हैं। तीसरी हम जैसे कहते हैं कफ प्रकृति, वो भी आकाश और जल और पृथ्वी तत्व को मिलकर से कफ की प्रकृति का उत्पत्ति होती है शरीर में। तो आयुर्वेद कहता है वी ऑल हैव ऑल द 3 फोर्सेस, बायोलॉजिकल फोर्सेस कॉल्ड वात, पित्त एंड कफा, लेकिन द रेशो वेरीज विद इन एवरी वन। इसीलिए हम करोड़ों लोग हैं इस धरती पे, हमारी सबकी 2 आँखें हैं, 1 कान है, 4 लिम्स हैं, है ना, सबका एक जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है। लेकिन करोड़ों के अरबों खरबों लोगों को अगर आप इकट्ठे बैठा दीजिए तो उनमें से भी किसी की भी शक्लें, किसी का आहार, विहार, विचार और संस्कार एक दूसरे से मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं फ्रैक्शन, यूनिओव्यूलर ट्विन्स भी हो ना, आइडेंटिकल 2 बच्चे हों, उनमें भी प्रकृति का फर्क मिलता है, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड की वजह से हो। तो प्रकृति को जानना आपके लिए लाइफ टाइम इन्फॉर्मेशन है। एक तरह का आपके शरीर का अंदर का कोड, जैसे आज हम चिप और कोडिंग की बात करते हैं ना, हर एक का एक कोड है, जेनेटिक कोड, तो उसी को हमने प्रकृति हज़ारों साल पहले कहा है जी। जब जेनेटिक कोड शब्द, अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तो इसलिए जो मूल प्रकृति हमारी हमेशा सेम रहती है। जैसा मैंने कहा, सम पीपल आर मोर वाता, सम आर पित्ता, सम आर मोर कफा, एंड सम आर कम्बिनेशन ऑफ 2, पित्त वाता, पित्त कफा, कफ वाता, एंड सम कैन बी त्रिदोषा, ऑल द 3 इन इक्वल रेशो। तो हालांकि तीनों दोष, तीनों बायोलॉजिकल फोर्सेस हम सभी के अंदर समाहित हैं जी जी, जितने भी जीवित लोग हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी रेशो और परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ ए सेशन से भी बदल जाती है, तो आपकी प्रकृति बदल जाती है। आपने दोष शब्द का इस्तेमाल किया, तो दोष का मतलब क्या, क्योंकि आम आदमी को दोष समझ में नहीं आएगा। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आयुर्वेद में कहा है कि दुष्यते अनेन इति दोषा, the one which has got a tendency to get defective or out of balance, it is called दोष। जैसे आम हिंदी भाषा में अगर हम दोष शब्द माने तो मतलब क्या है कि डिफेक्ट जी। तो आयुर्वेद ये कहता है इंटरेस्टिंगली कि ह्यूमन बॉडी जो है वो भी दोषों से युक्त है, मतलब इट्स ए डिफेक्टिव मॉडल एक्चुअली। ओके, ठीक है। तो वो जो दोष हैं, यानी ये 3 चीज़ें विच हैव टेंडेंसी टू गेट आउट ऑफ बैलेंस, इसीलिए दोष, इसीलिए उनको दोष शब्द कहा है। इसीलिए शरीर को नाशवान भी कहा है, क्योंकि दूषित है और कभी न कभी उसका डिके हो जाता है।
इसलिए अगर डिके नहीं होता तो ईश्वर में और मनुष्य में या किसी भी जीव में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो ये मूल फर्क कहाँ है? यहीं पर कि हम लोग नाशवान हैं, इसीलिए शरीर दूष्य है, इसीलिए ये दोष दूषित होने की टेंडेंसी रखते हैं। दे गो लाइक दिस, अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन फ्रॉम लाइफ टिल डेथ। जीवन से मृत्यु तक तीनों दोष हमारे शरीर में होते हैं अपनी रेशो के अनुसार, लेकिन वो जो म्यूजिकल सितार की वायर्स होती है ना, उसकी तरह से चलते हैं, अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन फ्रॉम लाइफ टिल डेथ, जीवन से मृत्यु तक। जी, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि हम कैसे पहचानें। मान लीजिए मैं तो आपके पास जा सकती हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मैं घर बैठे पहचानना चाहूँ कि मेरी प्रकृति कैसी है, उस पर आता हूँ। तो हमने जैसे कहा ना, ये ऐसे अप एंड डाउन चलते हैं। तो जब जब कोई भी दोष एक पर्टिकुलर रेशो से ऊपर या नीचे चला जाता है, तब हम उससे जो इम्बैलेंस शरीर में पैदा होती हैं, उसी से आपके व्याधि पैदा होती है, शरीर में विकार पैदा होते हैं। जब ये समावस्था में रहते हैं, ऑल द थ्री इन परफेक्ट हार्मनी, देन वी आर इन ए हेल्दी स्टेट। अब आपने जैसे कहा कि प्रकृति एनालिसिस कैसे करेंगे, कुछ लोग, जैसे कुछ लक्षण आपको बताता हूँ जो आप अभी घर बैठे अपने आप भी एनालाइज कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस असेसमेंट कर सकते हैं। यही आयुर्वेद कहता है कि मेन मकसद क्या था, आप सभी को ये पढ़ाना कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखे। ये मुख्य लक्ष्य था। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण हम संस्कृत में कहते हैं, हाउ टू कीप ए हेल्दी पर्सन हेल्दी सो दैट ही कंटिन्यूज टू रिमेन हेल्दी। ये मुख्य लक्ष्य था आयुर्वेद का। आज की मॉडर्न मेडिसिन का लक्ष्य क्या है? कम टू मी व्हेन यू गेट सिक एंड आई विल गिव यू ए पिल। क्या पहले बीमार पड़ो तब मेरे पास आना, आपको दवाई दूंगा। आयुर्वेद कहता था नहीं, बीमार पड़ना ही नहीं, बीमार पड़ना ही नहीं है। हाउ टू कीप ए हेल्दी पर्सन हेल्दी सो दैट ही कंटिन्यूज टू रिमेन हेल्दी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था आतुरस्य विकार प्रशमनम च, हाउ टू मेक यू इन बैलेंस अगेन इफ एट ऑल यू गॉट सिक, चाहे वो रॉन्ग लाइफस्टाइल से हो, रॉन्ग डाइट से हो, रॉन्ग बिहेवियर से हो, रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट से हो, किसी से भी वजह से और इनमें से कोई एक वजह से। तो इसीलिए मूल प्रकृति के अनुसार ही आपके अंदर डिजीज़ प्रोसेस का पैथोजेनेसिस होना भी उसके ऊपर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। इसीलिए प्रकृति जानना क्यों ज़रूरी है? जब आपको आपकी प्रकृति पता लग जाए तो आपको पता लग जाता है कि उस प्रकृति से रिलेटेड दोषों की अधिकता या बढ़त या इम्बैलेंस मेरे अंदर होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। जी, सपोज वात प्रकृति की बात करते हैं। वात प्रकृति के लोग जनरली लीन एंड थिन होते हैं, पतले होंगे, जैसे गोट लाइक पर्सनालिटी या भेड़ की तरह, ठीक है। दे हैव लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन लाइफ, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली। जब आप बकरी को खुला छोड़ दीजिए, उसे कहिए पूरे इस लॉन में जो घास है ये सब तुम्हारी है, तो वो थोड़ी सी यहाँ से खाएगी, थोड़ी फिर वहाँ से, फिर वो तीसरी जगह से, वो एक जगह फोकस करते हुए बैलेंस करके नहीं खाएगी। शी इज गेट्स इनटू नर्वस स्टेट ऑफ माइंड, एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। ओ माय गॉड, दिस इज़ ऑल माइन, आई कैन नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब मेरा है। तो वो उस स्थिति के प्रति ऐसे रिएक्ट करती है। तो पीपल हु आर एरी इन द वॉक्स, एरी इन थॉट्स, एरी इन एक्शंस। एग्जाम्पल के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में से एग्जाम्पल दूंगा, माइकल जैक्सन, द वे ही यूज्ड टू डांस, जिस तरह से वो चलता था, वो सड़क पे भी चलता हुआ नाचता हुआ जाता था, उसके लिम्स भी लेफ्ट एंड राइट जा रहे हैं, है ना। सो दोज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड एरी। दे आर एरी इन वॉक्स ऑल्सो। वॉक्स मतलब आप सीधे सीधे नहीं चल सकते, हाथ पैर हिलाते रहते हैं। हाँ, एरी इन टॉक्स, अगर वो बात कर रहे हैं तो वाचाल बहुत होते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि गप लड़ाने की यार बहुत आदत है, कम गप लगाया कर। और कुछ लोगों को बहुत आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलने की, वो वाचाल होते हैं वात प्रकृति के लोग। इसके अलावा दे आर एरी इन एक्शंस ऑल्सो, वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ करना चाहेंगे। दे हैव अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑल्सो, ईजिली गेटिंग नर्वस टू। वो कहेंगे, किसी ने कहा भाई ये चाय पियोगे कि कॉफ़ी, तो सोच में पड़ जाते हैं, अच्छा क्या पीऊँ, चाय पीऊँ कि कॉफ़ी पीऊँ, अच्छा चलो कॉफ़ी पी लेता हूँ, नहीं चाय ले आओ। तो अनप्रेडिक्टेबल। इसी तरह से ये रिफ्लेक्ट करता है उनकी पर्सनैलिटी में भी, उनके कैरेक्टर में भी है। वो कहते हैं उन्होंने जीवन में क्या करना है, सोच रहा हूँ क्या करना है, तो फिर भी नहीं पहले ये कर लेता हूँ, नहीं ये नौकरी मुझे पसंद नहीं है, मैं वो कर लेता हूँ, नो लेट मी गो फॉर दिस थर्ड ऑप्शन। तो
unpredictable in your career also, and they become unpredictable in relationships too. Okay. किसी को कहेंगे आई लाइक द पर्सन वेरी मच, तो लोग कहते हैं अच्छा, बहुत इमोशनल हो जाएंगे, कैरिड अवे हो जाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगले दिन बिहेवियर चेंज हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ द पर्सन आई हेट द मोस्ट. तो दूसरा आदमी कहता है यार एक ही दिन में क्या हो गया अचानक. तो अनप्रडिक्टेबिलिटी, अनसर्टिनिटी इन लाइफ, और आपकी प्रकृति का ये एंगल आपकी हर बात में रिफ्लेक्ट करता है. जी. चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फूड ईटिंग हैबिट्स हो. हैं, आज मुझे ये कॉफ़ी बहुत पसंद है, कल कहें नहीं नहीं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, है ना. तो दिस इज, और वाता पीपल वाचाल होते हैं, लीन एंड थिन होते हैं. पित्ता टाइप पर्सनैलिटीज आर मॉडरेटली बिल्ट, दे आर फायर लाइक पर्सनैलिटीज, दे आर फायरी इन वॉक्स, थॉट्स एंड एक्शंस. जैसे लायन लाइक पर्सनैलिटी, जैसे सिंह होता है, शेर दहाड़ता है, उसमें पर ईगोइस्टिक होता है वो. वात पर्सनैलिटी के लोगों में एक कोई गुण भी होते हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे कैन बी गुड राइटर्स, गुड स्कल्पचरिस्ट्स, गुड इमेजिनेटिव्स. अगर उनको बोलोगे कोई सीनरी पेंटिंग बनानी है तो कहेंगे हाँ यहाँ मैं सूरज बनाऊंगा, यहाँ मैं नदी बहेगी, यहाँ पहाड़ होंगे, यहाँ झोंपड़ी बनेगी. दे आर क्रिएटिव. फायरी टाइप पर्सनैलिटीज, दे आर परफेक्शनिस्ट इन अप्रोच, लेकिन बहुत अच्छे क्रिएटिव नहीं हो सकते वो. अगर वो सूरज का गोला बनाएंगे तो 1 घंटा उसी में लगा देंगे कि परफेक्टली गोल बना कि नहीं बना. नहीं बना तो अपने आप पे भी गुस्सा आएगा कि क्यों नहीं बना. वाले हुए. ये पित्त प्रकृति के लोग हैं. उनका बिहेवियर भी, क्रोध जल्दी आ जाता है, कई बार ईगोइस्टिक होते हैं, माई वे और हाई वे. दे कैन बी ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, लीडर्स इन द सोसाइटी. इस तरह के लोग होते हैं. जितने भी आपको आज के युग में कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग मिलते हैं, चाहे वो MBAs हों, चाहे वो पुलिस सर्विसेज हों या मिलिट्री सर्विसेज हों, आज सारे पूरे वातावरण में भी देखिए युद्ध का दौर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और पित्त प्रकृति ज़्यादा हावी है वातावरण के ऊपर भी. एवरीबडी इज पित्ता बिकॉज ऑफ देयर ईगोइस्टिक बिहेवियर ऑल्सो. तो ये पित्त प्रकृति के लक्षण हैं. तो दे आर मॉडरेटली बिल्ड बट हाई लेवल ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत होती है, और IQ बहुत स्ट्रांग होता है उनका. बट दे आर परफेक्शनिस्ट इन अप्रोच इन लाइफ. अगर वो करना है तो वो परफेक्टली करेंगे. माई, या कहेंगे माई वे और हाई वे, कम ऑन गाइस फॉलो मी, कि मैं आई एम द लीडर, बाकी तुम लोग मेरे को फॉलो करो. तो पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स, कॉरपोरेट वर्ल्ड, मिलिट्री, ये सब लोग कौन होंगे? पित्त प्रकृति के लोग हैं. थर्ड बॉडी टाइप होती है कफ प्रकृति के लोग. कफ प्रकृति आर लाइक एलिफेंट लाइक पर्सनैलिटीज. दे हैव बिग बॉडी, ब्रॉड मसल्स, ब्रॉड शोल्डर्स, बिग बोन्स, हैवी लाउड लस्ट्रस वॉइस, थिक लस्ट्रस ग्रोथ ऑफ हेयर्स. वात प्रकृति के लोगों के बाल हल्के होंगे, रूखे होंगे, जल्दी झड़ जाएंगे, एंड ड्राई आइज होंगी उनकी. अर्ली टेंडेंसी ऑफ गेटिंग रिंकल्स ऑन द बॉडी. पित्त प्रकृति के लोग, दे हैव अर्ली टेंडेंसी ऑफ गेटिंग स्किन डिजीजेस. हाँ, और फ्रैकल्स होंगे उनको शरीर पर. फिर जैसे कुछ बीमारियां उसी तरह से होती हैं. वात प्रकृति के लोग इजीली नर्वस हो जाएंगे, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, इंसोम्निया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स वात प्रकृति में ज़्यादा उनमें टेंडेंसी मिलेगी. ठीक है. माइग्रेन हेडेक्स हैं, पैरालिसिस है, पित्त डिसऑर्डर है. कफ वात डिसऑर्डर है. पित्त प्रकृति के लोगों को हाइपरटेंशन होगी, गैस्ट्राइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, लोगों का पेट ठीक नहीं रहता, इंडाइजेशन बहुत रहता है, ये सीरियस पित्त विकार है. कफ प्रकृति के लोग आर हैवी एंड स्टाउट, स्ट्रॉन्ग एंड बिल्ट, एलिफेंट लाइक पर्सनैलिटी, बट दे कैन बी स्लो, लेजी एंड डल. है ना. बिग बॉडी होगी, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी बट दे डोंट वांट टू यूज इट. एनर्जी की कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं नहीं मुझे परेशान मत करो. शांत स्वभाव के होते हैं अंदर से. दे आर वेरी कंपैशनेट ऑल्सो, भावुक भी बहुत होते हैं. हैवी मेलोडियस वॉइस होती है. जैसे हम गायकों की बात करें तो मन्ना डे जिस तरह से गाते थे, हैवी मेलोडियस साउंड, तो हम उनको कफ प्रकृति के सिंगर मानेंगे. जी. किशोर कुमार हैं, रॉक एंड रोल, हाई पिच वॉल्यूम, दैट इज पित्त टाइप सॉन्ग्स. वात प्रकृति के लोग कर्कश आवाज़ होती है, उनकी आवाज़ भी मीठी नहीं होती, कौवे जैसी आवाज़ होगी. सो दे कैन नेवर बी गुड सिंगर्स. तो देखिए इंटरेस्टिंगली, जब आप व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग इनटू देयर प्रोफेशन ऑल्सो, इट ऑल्सो इफेक्ट्स इन योर कैरियर
in your relationship, in your diet, in your lifestyle, in your food habits. जी तो तीसरी हुई कफ प्रकृति. कफ प्रकृति के लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओबेसिटी, दे वांट टू लूज वेट नो मैटर व्हाट, बट दे आर नॉट एबल टू लूज मच, है ना. इसके अलावा उनको किडनी में रिटेंशन है, वाटर रिटेंशन है, स्वेलिंग ऑन द लेग्स हो जाती है ना किडनी के पेशेंट्स को. ये सब कफ दुष्टि के लक्षण हैं. कफज बीमारियां उनमें जल्दी पकड़ता है. हाँ, ठंडा जल्दी पकड़ता है, गले में भारीपन रहेगा, बलगम बनती है, साइनसाइटिस है, वो भी कफ डिसऑर्डर है. तो देखिए डिजीजेस का नोमेनक्लेचर ऑल्सो प्रकृति के अनुसार होता है. इसलिए प्रकृति के कुछ कुछ लक्षण जब आप समझ लेंगे, जैसे मैंने कहा वात प्रकृति के लक्षण के ड्राई हेयर्स होंगे, पित्त प्रकृति के अर्ली ग्रेइंग वाले होंगे, ब्राउनिश हेयर होंगे, और अर्ली टेंडेंसी ऑफ ग्रेइंग एंड अर्ली बाल्डनेस ऑल्सो, जल्दी गंजे हो जाते हैं. कफ प्रकृति के लोग जो है दे हैव ए थिक लस्ट्रस हैवी ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑल्सो, अच्छे बाल होंगे. वात प्रकृति की आंखें छोटी होंगी, ड्राई होंगी. पित्त प्रकृति की लाल आंखें मिलेंगी, या सन लाइट में हो गए जल्दी उनको रेडिश आइज हो जाएंगी, सन बर्न होने की टेंडेंसी उनको ज़्यादा रहती है. कफ प्रकृति के लोगों की आंखें मछली की तरह होती हैं, मोर वाटरी, मोर फ्लैशी आइज. स्क्लेरा जो है उसका फ्लैशी होगा. तो इस तरह के कुछ लक्षणों से आप पहचान सकते हैं आप वात प्रकृति के हैं, पित्तज हैं या कफज है. अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है. सवाल ये है कि अगर आपने 3 प्रकृति की बात की, साथ में ये भी बताया कि टोटल में 10 हैं, कॉम्बिनेशन कि मान लो 2 एक में हुए या फिर 3 भी हो गए, तो उस पर भी थोड़ा जानूंगी मैं. लेकिन अगर पहले ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी प्रकृति के लोगों के लिए सबसे अच्छा है तीनों की अगर हम बात करें, और कौन सा सबसे खराब है जिसमें बीमारियाँ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा आते हैं. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि इसका कॉम्प्लेक्स आंसर है, बहुत सरल सीधा उत्तर नहीं है. वो ये है कि जैसा मैंने कहा कि 10 तरह की प्रकृति है. आइडियल तो वो मानी जाएगी जब तीनों वात पित्त कफ इक्वल रेशो में हो, होता है ऐसा, और वो हमेशा बैलेंस रहें, पर ऐसा होता नहीं है. होता नहीं. अब होता क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा मैंने कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, शुरू में हमने बात की ना, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, है ना. द फूड विच यू आर ईटिंग इज ऑल्सो मेड ऑफ दोज 5 एलिमेंट्स, क्योंकि हमने कहा वही पंचतत्व का शरीर है और वही पंचतत्व प्रकृति में भी पाए जाते हैं. आज ये कप पड़ा है, इसमें अगर पानी है, वो पानी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, उनकी रेशियो अलग अलग है. जल तत्व की मात्रा अधिक है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं उसमें, है ना. तो इसीलिए द फूड विच वी ईट इज ऑल्सो कंटेनिंग दोज 5 एलिमेंट्स. चाहे वो रोटी खाएं या पानी पिएं या कुछ भी सब्जी खाएं, साथ में हर एक में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रहते हैं. तो जिस रेशियो में हम जो भोजन करते हैं वो हमारे 3 दोषों को अकॉर्डिंगली बैलेंस या इम्बैलेंस करता है. इसीलिए आयुर्वेद कहता है फूड एंड मेडिसिन आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स. भोजन और औषध एक ही चीज़ के 2 नाम हैं. आज वेस्टर्न मेडिसिन ने ये सबसे बड़ी गलती कर दी जब ये कहा नहीं ये मेडिसिन है और ये फूड है. आयुर्वेद कहता नहीं ऐसा है ही नहीं भाई, फूड ही मेडिसिन है. जो कड़वी गोली है कई बार तुमने बना ली नॉर्मल केमिस्ट्री के साथ, कई बार ज़रूरी नहीं है वो सही औषध है. जो मदर नेचर ने प्राकृतिक रूप में आपको दी थी, असली चिकित्सा वही है. अब तो बहुत सारे लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, इवन मॉडर्न मेडिसिन वाले भी. मैंने बहुत सारी इस पे चीज़ें पढ़ी हैं, काफ़ी रिसर्च भी, वो सब वो फूड इज़ मेडिसिन करके वो मतलब इसको एक्सेप्टेंस आ रहा है धीरे धीरे. क्योंकि देखिए विडम्बना ये है, हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 5000 साल पहले डॉक्यूमेंटेड हेल्थ केयर सिस्टम, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, लिपि संस्कृत थी ना सबसे पुरानी, तो उसमें वेदों की जो परिभाषा है वो सब संस्कृत में है, और आयुर्वेद उन्हीं का उपांग है, सब डिवीजन है. सो द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर ऑन द हेल्थ केयर ऑन दिस अर्थ इज नथिंग बट आयुर्वेदा. हाँ, आयुर्वेद से पुराना चिकित्सा पद्धति कोई नहीं है. अगर आप चिकित्सा के इतिहास में जाएं और उसमें लिपि के इतिहास में जाएं, तो वर्ल्ड की प्राचीनतम लिपि जिसमें डॉक्यूमेंट किया गया हेल्थ केयर सिस्टम वो आयुर्वेद है, और वही सबसे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है. मैं तो इसको बड़े गर्व से हिंदू चिकित्सा पद्धति भी कहता हूँ, क्योंकि इस देश में पैदा हुई. जी बिल्कुल, हम फूड के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मेरा सवाल वहीं बाकी है कि कौन सा वाला जो प्रकृति है आपकी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है. हाँ, अच्छा प्रश्न आपने पूछा. लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर देखा गया है वर्ल्ड, देखिए मैं लगभग 37 देशों में गया हूँ आयुर्वेद को लेकर के जी,
और हज़ारों नहीं लाखों लोगों की प्रकृति एनालिसिस और नाड़ी देखने का सौभाग्य मिला। पिछले 37 साल से मैं यही कर रहा हूँ और 37 ही देशों में गया हूँ। जी। और ये समझ में आया कि ज़्यादातर लोग इस विश्व में बायदोषिक in नेचर हैं। जी। ऐसा ही है। पित्त कफज मिलेंगे, कफ वातज मिलेंगे, कफ पित्तज मिलेंगे, ये बायदोषिक हैं। जैसा कि क्या सबसे ज़्यादा आइडियल सिचुएशन तो ये होगी तीनों दोष समावस्था में हो, वात पित्त और कफ, जो कि बहुत रेयर होता है। ये कैसे पहचानेंगे कि तीनों हैं समावस्था में? जो लोग जिनको समावस्था में रहते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, वो बैलेंस अवस्था में हैं, वो हर चीज़ उनकी बैलेंस स्टेट में होगी। चाहे वो उनका सोचना हो, उनका आहार हो, विहार हो, विचार हो, तो इन चीज़ें बड़े बैलेंस्ड उससे रहते हैं, सोचते हैं। इसलिए जितनी भी चीज़ें यौगिक लोग या साधु संत अपनाते हैं, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो योगासन हो, तो कहते हैं इंद्रियों पर वश रखो, नियंत्रण रखो, है ना। संन्यास आश्रम में है, वो लोग भी सब इन सब पे एक्ट ऑफ बैलेंस पे ही काम करते हैं एक्चुअली जी। तो इसलिए वो इमीडिएटली ऐसे आसान नहीं है अटेन करना, या अटेन एक बार कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमानेंट एक बैलेंस स्टेट हो गई। वो इम्बैलेंस और बैलेंस और बैलेंस और इम्बैलेंस चलता रहेगा जीवन से मृत्यु तक के साइकिल में। इट इज़ ए जर्नी। तो इसलिए ज़्यादातर हमें ये ध्यान रखना है कि कभी कभी भी अगर कोई, तो उसका परफेक्ट आंसर नहीं है कि एक परफेक्ट प्रकृति के लोग की मेजॉरिटी त्रिदोषा प्रकृति बैलेंस स्टेट हो जाए, ऐसा नहीं होता। मैंने इसलिए सवाल किया था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी होने के या प्रॉब्लम होने के, वो वात वालों को होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका नी का भी इशू है, उनका और भी बहुत सारे इशू आपने भी कुछ बताए, जैसे बाल का प्रॉब्लम हो गया और ये सब आँखों का प्रॉब्लम हो गया। जबकि जो कफज वाले हैं उनको सबसे कम चांस होते हैं। अगर वो थोड़ा बॉडी को मतलब अपने उठा लें, मेहनत कर लें, तो उनकी बॉडी रिलेटिवली औरों से बेटर होती है। मैं उसी बात को सर्टिफाई करता हूँ आपकी बात को। अगर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं ना बीमारियों के बारे में जी, तो मेजॉरिटी जो रेशो है वो बीमारियां वातज प्रकृति की हैं, इसीलिए वाता इम्बैलेंस की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। बाकी दो का रेशो कम है। से लेट्स से 60% वाता, 20 पित्ता एंड 20 कफा। इस तरह से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। कोई एक पर्टिकुलर रेशो बुक्स में स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन वाइडली उन्होंने इसी तरह से एक्सप्रेस किया है। तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए मेजॉरिटी लोगों को वाता रिलेटेड डिसऑर्डर्स रहते हैं। जैसे आज भारत ही नहीं पूरा विश्व स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जूझ रहा है, चाहे वो इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, तो वो सारी वाता कैटेगरी की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। अर्ली डिके है, अर्ली एजिंग है, ड्राइनेस इन द बॉडी है, जॉइंट्स पेन है, माइग्रेन हेडेक्स हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, multiple sclerosis, all the neurological disorders are vata related disorders। तो इसलिए वात को सबसे ज़्यादा बैलेंस करके अगर आप रखते हैं तो आपका जीवन मोर और लेस ठीक रहेगा। तो सपोज वाता के लिए एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग है जो तीनों दोषों को भी बैलेंस करता है। वाता को सबसे ज़्यादा, वो मालिश पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। हालांकि तिल के तेल की रेगुलर मसाज अगर आप अपने जीवन में रेगुलर अपना लेते हैं तो उसको आप औषधि समझिए। दैट इज़ लाइक ए मेडिसिन फॉर यू। रेगुलर का मतलब डेली या फिर हफ्ते में? डेली अगर करें, अगर आप डेली करें तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। तिल के तेल में साइंटिफिकली ऑल्सो इसको महास्नेह माना गया है। स्नेह मतलब जैसे कहते हैं ना प्यार या दुलार, स्नेह शब्द का संस्कृत का अर्थ यह है। तो हम स्नेह दो प्रकार का होता है, अंतर स्नेहन और बाह्य स्नेहन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो जब एक्सटर्नल ओलिएशन हम करते हैं, मालिश करते हैं, इसे हम बाह्य स्नेहन मानते हैं कि आप ओलिएशन ऑफ लव आप कर रहे हैं, प्यार से आपकी बॉडी को नर्चर कर रहे हैं, जैसे दुलार रहे हैं किसी को। तो तिल के तेल का मॉडर्न साइंटिफिकली लैंग्वेज स्पीकिंग, इसमें सेलेनियम है, जिंक है, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। व्हेन यू अप्लाई ऑन द बॉडी यू आर काइंड ऑफ ईटिंग थ्रू द स्किन। ओके, तो खा भी सकते हैं, फिर खा भी सकते हैं, इसीलिए हम खाने में भी इसका प्रयोग करते हैं जी। तो सभी तेलों में इसको महास्नेह माना गया है। और देखिए तिल का ये एक डिवाइन प्लांट है, दैविक औषधि है, जिसको बर्थ से डेथ तक डिफरेंट रिचुअल्स में हर प्रकार से यूज़ करते हैं। चाहे वो तिल के हम पिंड बनाते हैं और अर्ली चाइल्डहुड से टिल द डेथ
पर देखिए इस पे सभी इतनी संस्कार। बात नहीं होती है, आप हाँ। बता रहे हैं तो उस पर ध्यान जा रहा है, हाँ, अदरवाइज इतना तो अगर आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हम आयुर्वेद को उसके विशद रूप में पढ़ते नहीं है, सुपरफिशियल थोड़ी सी पता कर लिया, घरेलू सोचते हैं नुस्खे। घरेलू नुस्खे तक पता है आम जी। आदमी को। तो तिल के तेल का फ़ायदा क्या है, ये सेलुलर लेवल फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी बढ़ाता है। जैसे रुक्षता जो है वो वात का गुण है। अब रुक्ष को ड्राइनेस। काउंटर बैलेंस, हाँ ड्राइनेस, तो उसको काउंटर बैलेंस करना है तो उसके लिए तेल से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो तेल लुब्रिकेंट इफेक्ट डिफरेंट फॉर्म में आता है, जैसे एक तिल का तेल आपको बता दिया, ऐसे सरसों का तेल है या कोकोनट ऑयल है, या इवन घी का, गाय के घी का बहुत बड़ा रोल है स्नेहन चिकित्सा में, पंचकर्म में उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो जैसा मैंने कहा, सेलेनियम नाम का एक इम्पॉर्टेंट तत्व जो मॉडर्न मेडिसिन मानती है जी। वो इसमें है, विच इज़ अ वेरी गुड टॉनिक फॉर द नर्वस सिस्टम। सो व्हेन यू अप्लाई ऑयल ऑन द आउटर शेल ऑफ द बॉडी, उससे क्या होता है, स्किन बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द नर्वस सिस्टम लिव्स हियर, है ना, पूरा आपका नाड़ी का तंत्र जो है यहाँ रहता है। तो जब आप तिल का तेल की मालिश शरीर पे करते हैं तो आप उन सारी नर्व्स को जो स्ट्रेस्ड है ना, उनको लिब्रिकेट करके उनको स्नेहन चिकित्सा दे रहे हैं, पोषण दे रहे हैं। माँ के दुलार की तरह ही काम करता है तिल का तेल। तो उसकी मालिश से तीनों प्रकृति के लोगों को, वातज, पित्त और कफ, तीनों को ही फायदा होता है। वातज को सबसे ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होगा, फिजियोलॉजिकली क्या होता है, मैं क्योंकि बहुत साल पहले मैं एक मसाज स्कूल में भी गया अमेरिका में, मैंने स्वीडिश मसाज शियासु पढ़ा लगभग 1 वर्ष तक, और चाइनीज़ हर्बोलॉजी वहाँ पर पढ़ी। तो इफ़ेक्ट ऑफ मसाज पर हमसे ज़्यादा आज वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, टच रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मायामी, वहाँ पर उन्होंने अभूतपूर्व इसका योगदान, तिल के तेल की मालिश का फ़ायदा जो हमारे यहाँ हज़ारों साल से होता रहा है प्रयोग, उस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। हम आपसे जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिन्हें हम अपने खाने में शामिल करना है, कौन सी चीज़ों को हटा देना है, खाने के अलावा लाइफस्टाइल में भी अगर कुछ चेंजेस करने हैं अपने वात या पित्त या कफ जो भी दोष है उसके अनुसार, तो वो आप हमें बताइए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसे प्रकृति, सपोज आप वात प्रकृति को लेते हैं पहले, जैसा मैंने कहा, वात प्रकृति के लोगों को नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया होगा योग का मेडिटेशन पार्ट को अपनाना, रेगुलर मेडिटेशन। जितनी वो करेंगे तो मानसिक स्थिरता उन पर बनी रहेगी। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें उससे एड्रेस होंगी। इसके अलावा उनको हल्के आसन करने चाहिए, जैसे शव आसन में अगर वो लेटे हैं स्थिर अवस्था में। इसके अलावा उनको तिल के तेल की मालिश रेगुलरली करनी चाहिए। ये लाइफस्टाइल की चीज़ें हो गई। इसी तरह कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो उनको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस उनका फीचर है, रुक्षता होती है शरीर में, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा रूक्ष चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जी। जैसे ड्राई नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो ज़्यादा ना खा के, या कभी खाने भी हैं तो थोड़ी मात्रा में, और उनको पानी में भिगो के खाएं। जी। जैसे वातज लोगों के लिए सपोज बादाम है, बादाम इज़ ए टॉनिक फॉर द नर्वस सिस्टम, है ना। अखरोट है, जैसे अखरोट की शक्ल है ब्रेन की तरह, इसी तरह वो ब्रेन टॉनिक भी है। तो उनको अखरोट खाना चाहिए, जी खाना चाहिए। बादाम, हाँ जी खाना चाहिए, लेकिन उसका और अच्छा असर ऐसा होगा अगर वो रात को पानी में भिगो के रखें, उसकी रुक्षता कम हो गई, और उसका स्किन पील ऑफ कर दें, निकाल दें। बादाम की, अखरोट की तो नहीं उतरेगी, तो उनको लेकिन भिगो करके खाने चाहिए, थोड़ी मात्रा में और भिगो कर। ये ड्राई फ्रूट्स की बात हो गई। इसी तरह एक लंबी लिस्ट रहती है कि सब्जियों की, फलों की जो खाने चाहिए और जो नहीं खाने चाहिए। उसमें मैं चाहूँगा डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट है मेरे पास, उसमें से पढ़ के बता दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम भी चाहते हैं कोई चीज़ मिस ना हो। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, अब जैसे मीठे फल जितने भी हैं, जैसे केला है, स्लाइमी है ना, जो लेजदार फल है, वो वात प्रकृति के लिए अच्छे हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति रुक्ष है ना, तो हमें स्निग्धता उनको देनी है ज़्यादा। तो बड़ा सिंपल है इसको समझना। इसी तरह नारियल है, कोकोनट, जो कूलिंग भी है, सूदिंग है, लेकिन लुब्रिकेंट इन इफेक्ट है। नारियल का तेल की मालिश भी कर सकते हैं, और कोकोनट का सेवन, जैसे साउदर्न इंडिया में उसकी चटनियाँ बनाते हैं और फ्रूट के रूप में भी खाते हैं। इसी तरह डेट्स यानी खजूर बहुत ही अच्छी, ये उनको ताकत भी देती है भाई, न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही उसमें, और लुब्रिकेंट इफेक्ट भी है। इसी तरह आम है, मीठे अंगूर हैं, खरबूजा है,
ऑरेंजेस हैं, संतरा, पपाया, ये सभी वात प्रकृति के लोग इनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, जैसे एप्पल है वो ना ज़्यादा खाएं, नाशपाती है। और एप्पल तो मीठा होगा तो हाँ, क्यों नहीं मीठा तो होता है लेकिन ड्राइनेस करता है वो, उसके लिए वायु प्रकृति के लोगों को थोड़ा सा हम कहते हैं अवॉइड करें। इसी तरह से तरबूज भी वायु करता है, आपने देखा होगा कई बार लोग जो तरबूज खा ले उनको गैस वायु करता है, गैस बनती है। इसी तरह कुछ सब्जियां हैं, आम भाषा में हम जानते हैं कि गोभी अगर हम खा लेते हैं जी। तो हम कहते हैं जी वो बाय बादी करती है। वो बाय और बादी शब्द जो हैं वहीं से आए हैं। इसीलिए जिसको ऑस्टियो रूमेटॉइड आर्थराइटिस काइंड ऑफ कंडीशंस होती हैं, जोड़ों में दर्द है, तो हम कहते हैं बाय बादी वाली चीज़ नहीं खानी, ठंडी चीज़ें नहीं खानी। इसलिए वायु शब्द से के वात प्रकृति के लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खानी। तो ठंडी जो प्रकृति में ठंडा है वो नहीं खाना, या जो टेम्परेचर में ठंडा है वो नहीं प्रकृति भी और टेम्परेचर में भी। ओके। तो उसमें ठंडी बर्फ़ वाली चीज़ें आ गई और ठंडे प्रकृति वाली भी। इसी तरह ड्राइड वेजिटेबल्स उनको ज़्यादा नहीं खानी है, सूखी सब्जियां नहीं, कच्ची सब्जियां भी कम खाएं, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ सैलड्स भी कम खाएं। दे शुड ईट मोर वार्म फूड, क्योंकि इसकी और क्वालिटी क्या होती है, कोल्डनेस, शरीर में ठंडापन, है ना। तो उसका काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने उनको वार्म चीज़ें देनी है। सो दे शुड प्रेफर टू ईट स्टीम्ड, कुकड एंड बेक्ड फूड, जी। यानी भाप से पका हो या कुकड हो, जैसे हम भोजन बनाते हैं। जैसे कच्चे सलाद की बजाय पकी हुई सब्जी हम खाते हैं घर में बना के, है ना, जिसमें देसी घी का तड़का लगाएंगे और कुछ मसाले डालेंगे। उन मसालों की भी अपनी प्रकृति है। जैसे कुकड सीरियल खाएं, सभी तरह के चावल वो लोग खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, लेकिन कुकड फॉर्म में, है ना। और इसके अलावा मसाले हैं कुछ एक, जैसे सौंफ है, सौंफ का ल्यूब्रिकेंट इफेक्ट भी होता है। ओके। अब कर्कशता है अगर हमारी आवाज़ में तो वात का लक्षण है, जब मैंने शुरू में कहा था। अगर आप सौंफ डाल के कोई चीज़ लेते हैं तो आपको मधुरता आ जाती है ना, ऐसी मुलट्ठी है, आवाज़ में मधुरता आ जाएगी। तो छोटी इलायची है, सौंफ है ना, अजवाइन है, ये सभी वात नाशक हैं जी। ऐसे एसोफेटिडा, हींग, हम कहते हैं पेट में गैस बन रही है तो क्या खा लो, हिंगवाष्टक चूर्ण ले लो, हिंगोली की गोली ले लो, या हींग हम डालते हैं, उससे गैस नहीं बनती। वो गैस शब्द भी वायु का ही रूप है। जी। तो इन लोगों को दालचीनी और जायफल शायद कम खाना है, ऐसा हाँ कुछ है क्या? हाँ। इसमें काली मिर्च खा सकते हैं, अदरक खा सकते हैं, पुदीना खा सकते हैं, ये सब डाइजेस्टिव इन एक्शन है। एनीथिंग विच इज़ डाइजेस्टिव, उससे गैस भी नहीं बनेगी, है ना। ऐसे थोड़े ओनियन खा सकते हैं, वो कुकड फॉर्म में खाएंगे और ज़्यादा अच्छा है। अचार खा सकते हैं, पिकल्स खा सकते हैं, मैंगो का हो, नींबू का हो, ये सारे उनके लिए औषधि की तरह काम करते हैं। भारतीय मसाले या व्यंजन जो बनते हैं उन सब में जो भी मसाले पड़ते हैं दे हैव ए मेडिसिनल वैल्यू, इसीलिए हम उसको किचन फार्माकोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल। तो ये सब आपने खाना है। और खाना क्या नहीं जो ठंडा है, जो ड्राई है। हाँ, जैसे ड्राइड मिल्क, ड्राइड पाउडर नहीं खाना। जो बहुत लाइट मिल्क्स हैं, जैसे बकरी का दूध है, वो बहुत हल्का होता है, अच्छा, वो उनको नहीं पीना है। उनको गाय का दूध पीना है होल, और टोन्ड मिल्क नहीं पीना। ओके। और ये 2% और फैट फ्री मिल्क, ये सब वात प्रकृति के लोगों को नहीं पीना चाहिए। रेगुलर मिल्क, उनको भी भैंस का मिल्क सबसे अच्छा है जो पोषण करता है। भैंस का या फिर गाय का? हाँ, या फिर गाय का, बकरी का अवॉइड करना है। इसी तरह सारे ताज़ा फलों के रस वो पी सकते हैं, मिल्क शेक्स पी सकते हैं, मैंगो शेक है, बनाना शेक है, वो पी सकते हैं, क्योंकि ये पुष्टिवर्धक है, क्योंकि वो लीन एंड थिन होते हैं, मस्कुलेचर नहीं होता, वेट कम होता है, इसलिए उन सबको इस तरह की चीज़ें हम पिलाते हैं, गरिष्ठ भोजन। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे मांसाहार है, कोशिश तो हम ये करते हैं कि मांसाहार भी, क्योंकि नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, तो नहीं खाना चाहिए, उनको सात्विक आहार खाना चाहिए, विच कीप्स द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें वात प्रकृति के लोगों के लिए हैं। जी, ये तो बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ। अब हम पित्त प्रकृति के बारे में भी जानना चाहेंगे। पित्त प्रकृति, जैसे मैंने कहा, दे आर लायन लाइक पर्सनैलिटीज़, दे कैन गेट ईजिली एंगर ऑल्सो, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, हालांकि परफेक्शनिस्ट अप्रोच होते हैं, है ना।
पित्त प्रकृति के लोगों को अगर भूख लगे तो उनको एकदम से भोजन चाहिए। जी, जी। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो दे गेट एंग्री, इसलिए उनको समय से भोजन हमेशा ज़रूर करना चाहिए। क्रोध को अवॉइड करना चाहिए। क्रोध जब भी आए डीप मेडिटेशन करें या डीप ब्रीथ आउट करें, अनुलोम विलोम करें तो क्रोध उनका शांत हो जाता है। ठीक है, कूलिंग और सूदिंग चीज़ें खाएंगे तो वो उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी, एक तरह से मेडिसिन की तरह काम करेगा। सारे मीठे फल वो खा सकते हैं जी। मीठे सेब खा सकते हैं, कोकोनट वो भी खा सकते हैं, अंजीर बहुत अच्छी है उनके लिए, फिग्स जिसको बोलते हैं। स्वीट ग्रेप्स आर ऑल्सो वेरी नरिशिंग फॉर दैम, मीठे वाले, लेकिन खट्टे फल नहीं। खट्टे फल पित्त बढ़ा देंगे। अंगूर अगर खट्टा है उसकी केमिस्ट्री अलग है मीठे अंगूर से। इसी तरह से अनार खाना है तो मीठा, संतरा खाना है तो मीठा, तो ऑरेंजेस खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, तरबूज भी खा सकते हैं वो लोग। पाइनएप्पल नहीं खा सकते? पाइनएप्पल खट्टा हो तो नहीं खा सकते, बिल्कुल एब्सोल्युटली मीठा हो तो खा सकते हैं। फिर उनको रेजेस बहुत सूट करते हैं, जैसे मुनक्का है, किशमिश है, फिग्स हैं, ये सारी चीज़ें पित्त प्रकृति के लोग खा सकते हैं। कुछ खट्टे फल जो है, जैसे खट्टे बेर हो गए, बेरीज हैं, खट्टे अंगूर नहीं खाने हैं, खट्टा सेब भी नहीं खाना है। लेमन ज़्यादा नहीं लेना उनको, हालांकि लेमन एक्सेप्शन में आता है कुछ जगह पर, लेकिन फिर भी पित्त प्रकृति के लोगों को लेमन अगर वो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है जी। और सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं खाने उनको। सब्जियों की अगर बात करें तो जितने भी कड़वी सब्जियां हैं, जैसे बटर मेलन है वो खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, क्यूकम्बर खा सकते हैं। इसके अलावा स्क्वाश लाइक घिया, तोरी, कद्दू, ये तीनों चीज़ें लाइट बट एल्कलाइन इन एक्शन है ना, एंटी एसिडिक हैं, वो सारी वो खा सकते हैं। दूध वो पी सकते हैं। दूध में अगर सौंफ मिला करके लेते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटी एसिड दे कुड एवर इमेजिन, तो बहुत अच्छा काम करता है। कौन सा दूध लेना है उन्हें, टोन? जैसे प्योर गाय का दूध लें, फुल क्रीम, उसमें 1 चम्मच अगर आपने सौंफ डाली, सेमी क्रश करके उसको डाल दिया और उसको उबाल लें 3 बार। उबला हुआ दूध पिए, 3 बार उबाले दे करके, वो ईजिली डाइजेस्ट होगा और बेस्ट एंटासिड का काम करेगा। पित्त प्रकृति के लोग उसका सेवन रेगुलरली वात वालों को भी कुछ डालना था उसमें, इलायची? वात वाले उसमें इलायची डालें ज़्यादा, सौंफ भी डाल सकते हैं, इलायची भी डालें, दोनों चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं जी। उसके अलावा जो जैसे जौ है, राइस है, वीट है, ब्रैन है, चोकर का आटा है, वो सब ये पित्त प्रकृति के लोग खा सकते हैं। ज़्यादा जिनको नहीं खाना है वो है मक्की का आटा, जो एसिडिटी कर सकता है उनको। बाजरा जो है मोटा अनाज, मिलेट्स में, वो भी उनको पित्त को बढ़ा सकता है। डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी उनको ज़्यादा। ऐसे ही काली मिर्च है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, कम मात्रा में खानी है उनको। ठंडे मसाले सब सूट करते हैं, जैसे जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, धनिया है, दे आर कूलिंग स्पाइसेस, बेस्ट फॉर पित्ता, डाइजेस्टिव भी है इन एक्शन। तो इसके अलावा पित्त प्रकृति के लोग दालों में उड़द की दाल खा सकते हैं, मूंग की दाल बेस्ट है उनके लिए, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। सोयाबीन खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं। ये स्लाइमी है लेकिन क्योंकि उनकी अग्नि अच्छी होती है तो वो इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं उनको। इसके अलावा बस हॉट स्पाइसेस, जैसा कि मैंने कहा, उनको कम खाने चाहिए। हल्दी मॉडरेट मात्रा में खा सकते हैं, ना वो ज़्यादा गर्म है ना वो ठंडी है। सौंफ खा सकते हैं, छोटी इलायची खा सकते हैं, दालचीनी खा सकते हैं, कोरिएंडर धनिया खा सकते हैं, ओरेगानो खा सकते हैं, मिंट खा सकते हैं, पुदीना, तो इनकी चटनी का सेवन भी कर सकते हैं। तो शाक वाली सब्जियां भी वो सभी खा सकते हैं, जैसे चौलाई का साग है, बथुए का साग है, ये सभी अच्छे हैं उनके लिए। दुग्ध पदार्थ मैंने बताया सब अच्छे हैं। घी उनके लिए बेस्ट है, खासकर गाय का शुद्ध देसी घी, विच डज़ नॉट इंक्रीज देयर कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, उनको अच्छा सेवन कर सकते हैं। लेकिन उनको उसकी खट्टी छाछ नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो उनको हाइपर एसिडिटी करेगी। और दही का सेवन भी पित्त प्रकृति के लोगों को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। खाना भी है कभी तो दोपहर में खाया, सुबह और रात को दही बिल्कुल वर्जित है, लेकिन पित्त प्रकृति के लोग अगर दही भी ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है उसके लिए। इसके अलावा पेय पदार्थों में मीठे फलों का रस वो पी सकते हैं, मिल्क शेक पी सकते हैं, बनाना शेक भी पी सकते हैं। अल्कोहल
टोटली अवॉइड करनी चाहिए उनको। जी। हमारे देश में भी विडंबना ये है, जितने भी पित्त प्रकृति के प्रधान लोग हैं काफ़ी सारा डीप इनटू अल्कोहल, इसीलिए उनको पित्तज विकार उनको पैदा हो जाते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर पैदा होता है बहुत जल्दी, एंड दे डाई बिकॉज ऑफ दैट। हाइपर एसिडिटी उनको रहती है, कैंसर डिफरेंट तरह के पित्त प्रकृति के लोगों में ज़्यादा होते हैं। तो पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें अगर वो अवॉइड करेंगे इन जनरल ऑल्सो, जैसे सपोज किसी को कैंसर है, पेट का ही कैंसर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उन सब के लिए दूध बॉयल किया हुआ सौंफ के साथ उनके लिए वरदान होगा, कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर उनके लिए वरदान होगा, उनके लिए मेडिसिन होगा। लेकिन अगर वो पित्तज चीज़ें जैसे शराब है, बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी है, ब्लैक टी है, ये सब उनको अवॉइड करनी चाहिए। और टू स्पाइसी फूड एंड टू ऑयली फूड दे हैव टू अवॉइड। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आज जंक फूड हम खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, मोमोज़ हैं और केचप्स हैं, हर डिफरेंट तरह की सॉसेजेस हैं, ये सब हमको अवॉइड करने पड़ेंगे। मैदा वाली आइटम्स दे हैव टू अवॉइड पित्त प्रधान लोगों में। नॉन वेजिटेरियन फूड स्पेशली चिकन है, रेड मीट है, विच इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर पित्ता, इट इज़ नॉट गुड, हाईली नॉट रिकमेंडेड। बट लेकिन पित्त में तो आपका डाइजेस्टिव फायर ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, लेकिन जो हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, जो ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स जो है दे टेक 6 to 8 आवर्स टू डाइजेस्ट, लेकिन जो स्पेशली रेड मीट है, जो हम ह्यूमन बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में 72 आवर्स लगते हैं कंप्लीट एसिमिलेशन के लिए। तो एनीथिंग विच टेक्स लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट नॉट गुड फॉर दैम। जी। तो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए एक हम देखते हैं मानसिक रूप से भी, जब आप किसी जानवर को मार करके खाते हैं तो आपकी साइकोलॉजी, आपको शॉर्ट टेम्पर्डनेस, बिहेवियर में भी एब्यूजिव लैंग्वेज, एंगर इन एटीट्यूड, ऑल दोज थिंग्स डेवलप्ड स्ट्रांगली इन पित्त प्रेडोमिनेंट पीपल। जी। तो अगर वो मीट का सेवन नहीं करेंगे, सात्विक आहार ज़्यादा खाएंगे, तो हमारे शायद उनका पित्त बैलेंस रहेगा। जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इससे उनका इनडायरेक्टली उसके और रिपरकशंस होते हैं। पित्त लोगों का डाइजेस्टिव इशू होने से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी इजीली बढ़ जाती है। जी। तो इसलिए हार्ड टू डाइजेस्ट फूड नहीं खाना। तो ये पित्त प्रकृति के बारे में हुआ। जी। अब रह गया, अब बात करते हैं कफ प्रकृति पर। अब कफज लोगों का, जैसा कि मैंने कहा, उनका शरीर नॉर्मल से भारी होता है, बिग बॉडी, ब्रॉड शोल्डर्स, दे आर स्लो, लेजी एंड डल, है ना। उनको मन करता है अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो सो जाए। तो दे बिकम वेरी लेजी, है ना। तो उनको फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज जो है उनके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड मेडिसिन है। उनके लिए एक्सरसाइज, चाहे योग हो या रेगुलर ब्रिस्क वॉक हो, वो सब उनके लिए दवा का काम करता है। इसके अलावा उनको क्या करना चाहिए, कफ नाशक चीज़ें खानी चाहिए। अब कफ नाश में क्या, एक सबसे बढ़िया सिंपल सरल जो आप रोज़ अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आदमी एंटी ओबेसिटी क्लिनिक्स में जाइए वेट लॉस के लिए, वो सब ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप सभी नोट करें कि रेगुलर लाइफ टाइम में अपना गर्म पानी का सेवन किया करें। सभी के लिए, तीनों प्रकृति के लिए, तीनों प्रकृति के लिए अच्छा है, कफज के लिए सबसे अच्छा है। कफज प्रकृति के लोग अगर गुनगुना पानी रेगुलरली पिए तो उनका वेट लॉस तो होगा ही होगा, और ओबेसिटी कभी नहीं बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा। दूसरा, उनको उपवास रखने की आदत डालनी चाहिए। दे हैव टू ईट लेस। कफ प्रकृति के लोगों में एक टेंडेंसी होती है, अगर वो खा रहे हैं, अगर कोई मना ना करे तो वो खाते रहते हैं कंटिन्यूटी में भी। तो आपने उनको कहना है बस हो गया। तो ईटिंग 75% ऑफ द एपेटाइट, जितने की भूख है उसका 75% खाना है, ये थंब रूल है कफ प्रकृति के लोगों का। दे एंजॉय फूड। जी। तो जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहता है, इंद्रियों को वश में रखें। वो वश में रखें खाली धार्मिक कोई उपदेश नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ माइंड एंड बॉडी दोनों पर काम करता है। जी। तो इंद्रिय वश में यही है, भोजन का भी कंट्रोल, है ना, नीदर टू मच नॉर टू लेस इधर। लेकिन हमेशा कफ प्रकृति के लोगों को कम भोजन की आवश्यकता होती है, वो सस्टेन कर सकते हैं। जी। तो रेगुलर उपवास जो है अपने आप में एक चिकित्सा है, उनको रेगुलरली करनी चाहिए। उसका उपवास का एक और सरल तरीका बता देता हूँ कि सुबह अगर 1 गिलास गर्म पानी, 2 से 3 चम्मच शहद और 1 नींबू,
ये निचोड़ करके अगर वो लें सुबह सुबह खाली पेट, दैट इज़ देयर ब्रेकफास्ट फॉर दैट डे। हर 15 दिन में ऐसा करें कि ये ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद दिन में गर्म पानी पीते रहें। दोपहर में एक मीडियम साइज़ का बाउल का एक सिंगल फ्रूट कोई भी वो एक खा सकते हैं जो उनकी प्रकृति के साथ जाता हो। जैसे वो पपीता खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं जी। और कोई सिंगल फ्रूट खा सकते हैं। मीडियम साइज़ बाउल एक फ्रूट, ये उनका लंच हो गया। बड़ा बाउल नहीं भरना है, मीडियम साइज़। और उसके अलावा स्लाइमी फूड नहीं होना चाहिए, जिससे केला नहीं खाना उनको, विच इज़ हैवी। तो देखिए कफ प्रकृति के लोगों को मुनक्का खा सकते हैं, रेजिन्स उनके लिए बहुत अच्छे हैं। एप्पल खा सकते हैं, पियर्स खा सकते हैं फ्रूट्स में। सब्जियों में रॉ वेजिटेबल्स उनके लिए बहुत अच्छी हैं और तीखी सब्जियां हों तो ज़्यादा अच्छा है, जो कि मेटाबॉलिक सिस्टम को स्पीड अप करेंगी। कड़वी और कसैली सब्जियां, करेले जैसी चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप इनको गाजर दे सकते हैं, सैलड्स दे सकते हैं। मेथी दाना इनके लिए बहुत बढ़िया है, रात को भिगो के रात में रख दें, सुबह खाली पेट खिलाएं। आज वेस्टर्न वर्ल्ड भी मानता है कि उससे बढ़िया हाइपोकोलेस्ट्रिक में एक मेडिसिन कोई नहीं है कि मेथी दाने को रात में भिगो के रखें, सुबह खाली पेट खाएं। कफज प्रकृति के लिए सबसे बढ़िया दवा है हाइपोकोलेस्ट्रेमिक इन एक्शन। गार्लिक उनके लिए बहुत अच्छा है, लहसुन। ग्रीन बीन्स खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, मटर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं। सभी तरह के साग और स्प्राउटेड जितने भी सीड्स हैं वो उनके लिए ठीक हैं। गेहूं का सेवन कफ प्रकृति के लोग कर सकते हैं, जौ का भी कर सकते हैं, बाजरे का सेवन भी कर सकते हैं। हम पित्त प्रकृति में बाजरे को मना करते हैं, यहाँ पर हम लोग मिलेट्स का सेवन उनको करा सकते हैं। इनको जायफल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मसाले सभी प्रकार के खा सकते हैं। दूध अगर अल्प मात्रा में लें, स्मॉल पोर्शंस, या उसमें पानी मिला करके तो वो पी सकते हैं। टोड मिल्क भी पी सकते हैं या बकरी का दूध पी सकते हैं जो बहुत ज़्यादा भारी ना हो। मक्खन ना खा करके लेकिन उससे निकला हुआ छाछ जो है वो उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, वो ले सकते हैं। या दूध टोन मिल्क पिए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा घी का सेवन वो ना करें, बहुत ज़्यादा दूध मॉडरेशन में, जैसे मैंने कहा। योगर्ट का सेवन भी, कर्ड का सेवन मतलब दही का सेवन भी वर्जित है उनके लिए। और शहद का सेवन वो कर सकते हैं क्योंकि लेखन का काम करता है, वेट लॉस का काम करता है शहद। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा मीठा खा सकते हैं वो जैगरी फॉर्म में। गुड़ का मीठा वो आइडियल है उनके लिए, स्मॉल पोर्शंस में। कम दूध वाली चाय पिएं और कम दूध वाली कॉफ़ी पिएं। अदरक का रस वो यूज़ कर सकते हैं और रेगुलरली एज ए अदरक का अचार भी खा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्वीटनर वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी। हाँ, कार्बोनेटेड जैसे लेमन सोडा जैसा है कभी कभी, उसका सेवन कर सकते हैं। नींबू पानी चीनी मिला के पी सकते हैं। हाँ, चीनी की जगह शक्कर या गुड़ जैसे चीज़ों तो ले सकते हैं। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन में अगर वो खाते हैं तो चिकन खा सकते हैं, मुर्गा खा सकते हैं, लेकिन खरगोश भी खा सकते हैं। खरगोश, हाँ, कुछ लोग खाते हैं, लाइट मीट हैं ये सारे। लेकिन गोट नहीं खानी, पोर्क नहीं खाना, सुअर का मीट नहीं खाना, उनको प्रॉन्स नहीं खाने, केकड़ा वगैरह ये सब नहीं खाना है सी फूड्स में से जी। तो ये मूलतः कफज प्रकृति के लोगों के लिए है। अच्छा, अगर दिनचर्या में एक चीज़ आती है वो आती है नींद आती है। जैसे दिन में कई बार लोग सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए। वो तो आप बताएंगे कि नैप लेना चाहिए तीनों प्रकृति में से, तीनों के लिए फ़ायदेमंद है या किसी को नहीं लेना चाहिए? लेना है तो कितनी देर लेना चाहिए? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या होता है कि हमारे तीनों दोष वात पित्त कफ जो है वो मौसम के अनुसार भी होते हैं जी। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या दोनों इकट्ठे जाते हैं। अब क्या होता है, गर्मियों के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में आप दिन में नैप ले सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि कफ प्रकृति मिनिमाइज 15 मिनट सोए काफ़ी है, ठीक है। वात प्रकृति के लोग थोड़ा ज़्यादा सो सकते हैं, पित्त प्रकृति के लोग भी मॉडरेटली सो सकते हैं। तो उनके लिए वो सोएंगे दिन में तो ठीक है। लेकिन अगर और दिन में सोना जिस ढंग से बताया केवल ग्रीष्म ऋतु में करना है। विंटर्स में दिन में किसी को भी नहीं सोना चाहिए। और रात्रि में पूरा नींद लें, डिस्टर्ब स्लीप ना हो। इंटरप्टेड स्लीप है तो उसको आप ठीक करें,
चाहे उसके लिए आप शवासन करें या भ्रामरी प्राणायाम करें, तिल के तेल की मालिश करें, या तलवों में तिल के तेल की या नारियल के तेल की या ब्राह्मी तेल आपकी उसकी मालिश करें। ये सब रेडिली अवेलेबल हैं बाज़ार में, घरेलू नुस्खों की तरह भी आप उसका प्रयोग ब्राह्मी, अगर नींद रात को ठीक नहीं आती है तो ब्राह्मी तेल की मालिश सर में भी कर सकते हैं। पित्त प्रकृति लोगों के लिए ब्राह्मी तेल रामबाण की तरह काम करता है। बाकी प्रकृति के लिए निद्रा अगर अच्छी लानी है तो सर में तालु प्रदेश में क्लॉकवाइज मूवमेंट में आप मालिश करें, और अपने पैरों में भी रेगुलर रात को पानी से धो करके टॉवल से रब करके आप फुट को साफ़ कर लीजिए, उसके बाद तिल के तेल की मसाज करके छोड़ दीजिए। और इसके अलावा आप योगासन में से कुछ मुद्राएं अपना सकते हैं। एक तो शवासन में लेटेंगे, दूसरा आप शवासन में सीधे लेट के यू डिवाइड बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। नाभि प्रदेश से नीचे के पोर्शन आप एक तरफ को ट्विस्ट करेंगे अपने पाँव ऐसे करके, इस तरह से, और अपर हाफ यू वांट टू टर्न इन द अदर साइड लाइक दिस, रिवर्स। तो रिवर्स करेंगे। यहाँ गए, फिर सेंटर में आए, 30 सेकेंड्स हेयर, 30 सेकेंड्स हेयर, 30 सेकेंड्स हेयर, 30 सेकेंड्स हेयर। तो हर पोजीशन में आप 30 सेकेंड्स ईच में रहते हुए रिलैक्स करेंगे। तो ये स्पाइन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, जिससे आपकी पूरी वर्टिब्रल कॉलम में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और नर्व्स को वो शांत करता है। अगर आप 15 बार ऐसा करेंगे तो 15 बार तक गिन नहीं पाएंगे, उससे पहले ही आप सो जाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजी एंड बेस्ट वे टू हैव ए साउंड प्रॉपर स्लीप। देखिए, अच्छी नींद जो है ना, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉनिक है। उससे क्या होता है, देखिए फिजियोलॉजिकली तो 3 पिलर कहे गए, उपस्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो निद्रा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फूड तो है ही है, डाइट हम बात करते हैं रोज़। निद्रा की बात यह है कि जब आपकी साउंड स्लीप होती है, सपोज आप 8 घंटे सोना चाहिए रात्रि में आपको, है ना, 6 से 8 घंटे। ग्रोइंग चिल्ड्रन में 8 घंटे इज़ ए गुड साउंड स्लीप, बुज़ुर्गों में 6 घंटे भी काफ़ी है। तो जब आप 8 घंटे सोए, 8 घंटे में से लिवर जो है पिछले दिन का खाया हुआ लंच और डिनर, इन दोनों को लिवर का पाचन का काम, एसिमुलेशन का काम वो रात को करता है। तो उस 8 घंटे की स्लीप में से लिवर 4 घंटे काम करता है। ब्लड फ्लोज थ्रू द लिवर, और लिवर गुब्बारे की तरह एक बैलून बन जाता है बड़ा। तो जैसे सड़क बनानी हो तो कब बनाते हैं, हाईवे में, रात में ट्रैफिक रोक के बोर्ड लगा दिया, मैन नेटवर्क, है ना। अगर हम लेबर को कहें नहीं भाई ट्रैफिक तो चलता रहेगा, तो कोलतार भी डालता रहे और सड़क बनाता रहे, तो अपनी जान जोखिम में डाल के वो आधे मन से काम करेगा, है ना। तो लीवर भी ये चाहता है कि बॉडी शुड टेक ए डीप रेस्ट, मीन्स ए प्रॉपर स्लीप, सो दैट आई कैन डू माई फंक्शन। अगर वो बॉडी ठीक तरह से नहीं सोती तो लीवर अपना काम पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता, जिससे डाइजेशन बिगड़ जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि उनके स्लीप पैटर्न ठीक ना होने की वजह से उनका पेट खराब रहता है। उससे क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का परसेंटेज ऑफ एसिमुलेशन शरीर में कम हो गया, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, इंडाइजेशन हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसी से मोटापा है, कार्डियक अरेस्ट है, ये सब चीज़ें उनका रिपल इफेक्ट है जी। तो देखिए, निद्रा से बात शुरू हुई, उसने लिवर को भी डिस्टर्ब किया और उससे बाकी चीज़ें सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हो गए। ये सारी चीज़ें क्या है, पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। इसलिए आयुर्वेद जब कहता है आहार के अलावा विहार इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, तो विहार में ये बातें आती हैं। इसीलिए नींद का और प्रॉपर डाइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कोरिलेशन है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो आप सभी को प्रॉपर नींद आनी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि रात 2-2 बजे तक आप लेट नाइट टीवी देख रहे हैं जी, या इंटरमिटेंट आप बीच बीच में खाते रहते हैं रात को उठ के, है ना। तो पहले वाला भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं अध्यशन, कि दूसरा वाला आपने डाल दिया। जैसे तंदूर में एक रोटी पक रही थी, वो भी निकाल नहीं पाए, दूसरी भी लगा दी, तो पहली वाली उतने देर में कह रही मैं जल रही हूँ जल्दी निकालो। हमने कहा नहीं, और रोटियां लगा लूँ मैं। तो कच्चे पे पक्का, इफ दे गेट मिक्सड अप, सेम थिंग हैपेंस, एक जल जाएगी और दूसरी कच्ची रह जाएगी। राइट, एग्जैक्टली। तो इसलिए आयुर्वेद में बड़ी अच्छी तरह से उसको परिभाषित किया है कि अध्यशन बोलते हैं उसको, कि आप फर्स्ट फूड वाज नॉट डाइजेस्टेड एंड यू एट द सेकेंड वन। तो इसलिए प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच डिनर करें, लेकिन रात्रि में उठ के ना खाएं और रात्रि में देर तक ना जागें,
to have a better quality digestion also. जी, तो सर जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, ये दोष हो जाते हैं, तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, शुरू में तो ये होता है कि जैसा हमने कहा कि फूड एंड मेडिसिन आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स. जी, कुछ चीज़ें आप वैसे ठीक कर लेते हैं आप अपने घरेलू चिकित्साओं से, जड़ी बूटी से. तो अगर सपोज किसी को एसिडिटी हो गई, सीवियर एसिडिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राइड खा लिया या लेट खाया या रात तो लेट जागते रहे जी, हैं, या गड़बड़ खा लिया. जैसे अब शादियों बारातों में क्या जाते हैं, विडम्बना क्या है, सारा कुछ 4-5 हज़ार रुपए की प्लेट होती है, लेकिन वो उतनी महंगा फूड खा के इज इट हेल्दी एंड नर्चुरस? नो. आपने मैसअप कर दिया कि हलवा भी आने दो, गुलाब जामुन भी आने दो, रसमलाई भी आने दो, हैं, और 4 तरह की सब्जियां सब आपने टेस्ट करनी है, और नान भी खा लिया और चावल भी खा लिया. सो एवरीथिंग ऑल टुगेदर ऑन द टॉप. अरे आइसक्रीम तो रह गई. तो आई मीन कोल्ड एंड हॉट एंड ऑपोजिट प्रॉपर्टीज, ये सब हमने मैसअप कर दिया. वो कुछ ऐसा ही है कि आपने चूल्हे पर बहुत अच्छा हलवा बनाया, सब ड्राई फ्रूट डाले, फिर उसमें से अंगीठी में से राख निकाली और वो भी ऊपर डाल दी और रखा के अच्छा हलवा खा लीजिए. तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम मैसअप नहीं करें बहुत सारी चीज़ें. विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए. तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि दोषों की जब बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते हैं और जो चीज़ आपने बताई उससे कंट्रोल नहीं होता है, खान पान से, लाइफस्टाइल से, तो फिर हमें तब चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है. तो जितनी मेरी समझ कहती हुई कहती है कि शायद पंचकर्मा की ज़रूरत पड़ती है. तो पंचकर्मा क्या होता है, अगर आप थोड़ा बहुत बता पाएँ विस्तार से, बात तो फिर करेंगे आराम से. जी, पंचकर्म देखिए अपने आप में एक विशद चिकित्सा है, एक तरह की आयुर्वेद की सुपर स्पेशलिटी एस्पेक्ट है. वो कहता है काफ़ी ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो रेगुलर मेडिसिन से भी अगर आप ठीक नहीं, 50% से ज़्यादा ऐसी समस्याएं हम पंचकर्म चिकित्सा से सुलझा सकते हैं. और इसमें कई तरह के तेलों का प्रयोग होता है. आप यकीन करेंगे कम से कम 400 तरह के प्रकारों के तेल आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में मेंशन है, जो पंचकर्म चिकित्सा में इस्तेमाल होते हैं. जैसे उदाहरण के लिए क्षीर बला तेल, जी, बला लाक्षादी तेल, महानारायण तेल, और एक बहुत बड़ी रेंज है, मुरीवन्ना तेल. इस तरह के डिफरेंट तेलों का डिफरेंट जगह प्रयोग होता है. कुछ मेद्य रसायन की तरह यूज़ भी होते हैं नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स के लिए, जिसमें जैसे शिरोधारा हम करते हैं. जी, धन्वंतरम तेल है, क्षीरबला तेल है, अश्वगंधादि तेल है, इस तरह के कई तेल हैं. कुछ ऑयल यूज़ होते हैं जैसे क्रॉनिक अल्सरेटेड वुंड्स के लिए जात्यादि तेल है. लंबर स्पाइन में अगर आपको पेन है, उसका एक ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं कटी वस्ती. लंबर स्पाइन में उड़द की दाल के आटे का एक घेरा बनाते हैं, 2 इंचेस वाइड होता है और उसका ऊंचाई होती है 2 इंच, और उसका गोल घेरा लंबर स्पाइन के ऊपर बना के उसमें गरम गरम कड़ची से तेल भर देते हैं. ठंडा तेल निकालते रहते हैं, गरम डालते रहते हैं. वी ग्रेजुअली इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया. वो 3 इंचेस डीप तक जाकर वहाँ की दर्द और सूजन को खींच लेता है. अल्ट्रासोनिक डायथर्मी से भी ज़्यादा इफेक्टिव ये टूल है जिसका नाम है कटी वस्ती, जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ पंचकर्मा है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है कमर दर्द के क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए. जहाँ डॉक्टर उसने सर्जरी की थी उसको भी कई बार हम अवॉइड कर सकते हैं कटी वस्ती के माध्यम से. एक्चुअली पंचकर्मा तो अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है और इसमें हम विस्तार से बात करेंगे. तो ये तो हमें समझ में आता है कि जब आपके दोष जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहते, तो तब आपको किसी वैद्य के पास, किसी जानकार के पास, उनके पास जाना चाहिए और फिर वो आपको मदद करेंगे आपके जो दोष हैं शरीर के उनको बैलेंस करने में. उसमें पंचकर्मा की भी मदद ली जाएगी और बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, राइट. तो इस पर कभी फिर विस्तार से बात करेंगे पंचकर्मा के बारे में और बाकी जो दवाइयाँ हैं जो कर सकते हैं उनके बारे में. लेकिन जो हमारी बातचीत रही है वो बहुत ही मुझे लगता है बहुत फ़ायदेमंद होगी हमारे दर्शकों के लिए, और मुझे तो बहुत सारी चीज़ें जानने और समझने को मिली, और शायद मैं समझ पाऊँगी अपनी भी जो मेरी अपनी बॉडी किस टाइप की है, और उसमें अगर कुछ इम्बैलेंस होता है तो वो भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया इस आज की बातचीत से. और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी इसका फ़ायदा या ज़रूर होगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर. जी, धन्यवाद.